आप सिंह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वो क्लास 9th का। तो हमारे फर्स्ट टर्म में 2 चैप्टर है। पहला मैटर इन और सराउंडिंग और दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारा जो 2 चैप्टर का कंटेंट है बहुत ही सॉलिड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है। तो आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। कुछ दिनों में हमारे दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे और समाप्त भी हो जाएगा। सेशन एग्जाम दूसरे सेशन से पहले ही, सेकेंड टर्म से पहले। तो हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन और सराउंडिंग। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है उसको हम कैसे समझेंगे, हम कैसे डिफाइन करेंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में कि मैटर होता क्या है। हम तो बोल देते हैं कि हमारे बगल में ये सामान रखी हुई है, हम इसको ये चीज बोलते हैं। तो जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं या साइंस की बात करते हैं तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। जैसा कि साइंस जो होता है ऑर्गेनाइज्ड स्टडी होती है, किसी चीज को साइंटिफिकली डिफाइन करना साइंस होता है। तो हम आते हैं, सबसे पहले मैटर को पकड़ते हैं। सबसे पहली चीज बेसिक से जाना है, क्योंकि आप 9th के बच्चे हो तो कोई ज्यादा डेप्थ में हम नहीं पढ़ेंगे, बस सॉलिड टॉपिक पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है तो देखते हैं। एनीथिंग around us which have some mass, volume and occupy some space। डेफिनेशन बहुत ही छोटा है, क्लियर है। हमारे चारों तरफ वो सारी चीजें जिसका कुछ मास होता है, जिसका कुछ वॉल्यूम होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो हम उसको मैटर बोलते हैं। जैसे हम बोले वुड ले लेते हैं, एग्जाम्पल वुड ले लेते हैं, चॉक ले लेते हैं, बुक ले लेते हैं, और क्या, चॉक बुक ले लेते हैं, एयर ले लेते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। सबसे पहले मैटर क्या, तो एनीथिंग अराउंड अस व्हिच हैव सम मास हैविंग वॉल्यूम एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, देन हम उसको मैटर कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल बोले तो ये मार्कर है, इस मार्कर का कुछ मास होगा, मान लेते हैं ये मार्कर 50 ग्राम का है। ये 50 ग्राम का मार्कर है और ये स्पेस में कुछ, ये जब हम यहाँ पे पकड़े हुए हैं तो ये पूरे अपने सराउंडिंग में कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। यानी कि इस मार्कर की लेंथ है, हाइट, जो भी 3D फिगर है तो लेंथ ब्रेथ सब होगा इसका। तो इसके पास मास भी है, इसका कुछ वॉल्यूम भी है और ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई भी करता है। तो ये क्या हुआ, हमारा मैटर हुआ। जैसे कि मैं ये बुक ले लूँ तो इस बुक का कुछ मास है, इस बुक का कुछ वॉल्यूम निकलेगा। ये अगर कुवैट की तरह है तो कुवैट का वॉल्यूम हम जैसे निकालते हैं निकाल लेंगे, और हमारा ये स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है। जब हम इस सराउंडिंग में देखेंगे तो ये जो बुक है ये अपनी कुछ जगह रख रही है इस स्पेस में कि हमें अगर यहाँ पे रहना है तो मुझे इतनी जगह दे दो तभी हम एग्जिस्ट कर पाएंगे। यानी कि मैटर अब क्लियर हो गया होगा कि सम मास, वॉल्यूम एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, उसको मैटर कहते हैं। अब आता है कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो यहां पे देखेंगे पहली चीज कि जो हमारा मैटर होता है ना वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है। मैटर जो होता है स्पेस ऑक्युपाई करता है। और एक चीज कि हमारे मैटर के बीच में गैप होता है, दे हैव गैप, इंटरमॉलिक्यूलर गैप, ओके, इंटर मॉलिक्यूलर गैप इनसाइड। अब जैसे बोले कि इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर गैप होता है। अब इसको अगर समझना है तो हम 2 चीज लेते हैं। इसमें हमने वाटर ले लिया और इसमें हम शुगर या साल्ट ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करने के बाद हम इसको डिसॉल्व कर लेंगे तो हम ये देखते हैं, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम इसे घर में देखते हैं
तो जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा शुगर या साल्ट का पार्टिकल है, शुगर या साल्ट का पार्टिकल है, वो वाटर मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं गैप होता है और उस गैप को वो ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, यानी कि हम जब मैटर की बात करते हैं तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर गैप होता है, यानी कि कुछ छोटी छोटी गैप होती है जिसके अंदर कोई अगर उससे छोटा पार्टिकल है तो वो आ जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में जो गैप होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, HOH, यानी कि इस मॉलिक्यूल में ढेर सारे मॉलिक्यूल जब एक साथ होते हैं तो उनके बीच कहीं ना कहीं गैप रह जाता है और ये उस गैप के अंदर साल्ट या शुगर आता है तो वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैटर होता है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर गैप होता है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब होता है, इंटर मॉलिक्यूलर मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, अब पहला ये था कि दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर गैप इनसाइड इट, दूसरा क्या है, कंटिन्यूअसली मूविंग। जो हमारे मैटर के पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग, हमारे जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और जब वो मूव करते हैं तो उनके पास एक एनर्जी होती है जो काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही वो एनर्जी है जो एनर्जी ड्यू टू मोशन होता है। जब कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उस टाइम उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि जब हमारे पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था कि ये मूव करते हैं। पहला ये था कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर गैप होता है एंड तीसरा, अब एक चीज यहाँ पे हम समझते हैं, मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो कि हमारी एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है। अब क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे हम, यही वाटर है, ठीक है, अगर हम इस वाटर बीकर पे अगर हम हीट सप्लाई कर दें, हीट सप्लाई कर देंगे, यानी हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, जब वाटर को बॉयल करते हैं और उस टाइम अगर हम शुगर या साल्ट ऐड करेंगे तो जो डिजॉल्विंग पावर होगा, यानी कि जो मिलने की प्रक्रिया होगी वो तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का होता है, के ऑफ पार्टिकल, वो हमारा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का इंक्रीज कर जाता है कब? जब हम टेम्परेचर सब इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल कि आपके पास दो कंडीशन है कि आप शुगर डिजॉल्व कर लो एक कोल्ड वाटर में और शुगर डिजॉल्व कर लो एक हॉट वाटर में, तो आप देखोगे कि जो कोल्ड वाटर है उसमें डिजॉल्विंग रेट कम होगा, लेकिन जो हॉट वाटर है उसमें डिजॉल्विंग रेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हॉट वाले में, जब हॉट वाटर में कोलिजन पार्टिकल ऐड करेंगे तो उस टाइम इसके पार्टिकल के पास बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी है और हाई काइनेटिक एनर्जी है और बेसिकली जब ये शुगर या साल्ट ऐड होगा तो कोलिजन होगा, दोनों आपस में टकराएंगे फिर डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारा बेसिक रीजन है। और कोल्ड वाटर में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो लो होता है तो वहां पे डिजॉल्विंग रेट कम होता है। तीसरी चीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैंने बोला कि इंटर मतलब होता है कि मैटर के अंदर की बात हो रही है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीन्स कि जो हमारा मैटर होगा उसके अंदर कुछ फोर्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, वैन डेर वाल्स फोर्स भी हो सकता है, तो इसको हम लोग आगे में पढ़ेंगे। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कहता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये डिसाइड करता है कि आपके मैटर की स्ट्रेंथ कैसी है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से मैटर, मैंने 3 चीज बताया इसमें। पहला कि उन मैटर के इनसाइड इंटरमॉलिक्यूलर गैप होता है, मैटर के अंदर कुछ गैप्स होते हैं और उसमें जब हम कोई बाहर से चीज ऐड करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो गैप में जाके फिल होता है, जिसका एग्जांपल हमने ये लिया था। फिर हमने बोला कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, तो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है, उसका एग्जांपल हमने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में शुगर डिजॉल्व करके समझा। फिर तीसरी चीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि मैटर के अंदर कोई फोर्स होता है जो आपको ये डिसाइड करेगा कि ये मैटर की स्ट्रेंथ क्या है। अब जैसे इसी के बेसिस पे
हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे। और एक चीज कि जो हमारा मैटर होता है वो इमेजिनरी पार्टिकल से बना होता है, मेड ऑफ इमेजिनरी पार्टिकल्स। हमारा जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसे हम एटम्स बोलते हैं। तो हम एटम्स को देख तो नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए बोला जाता है उसको इमेजिनरी पार्टिकल्स। यानी कि पहली चीज, अगर मैटर की बात होगी तो मैटर किसी ना किसी चीज से बना है और वो मैटर बना है हमारा एटम से। तो बहुत सारे जब एटम कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट बनता है, एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो मैटर बनता है, ठीक। यानी कि जो एटम है वो इमेजिनरी पार्टिकल से, हम उसको देख नहीं सकते हैं, इसलिए बोला जाता है कि हमारे जो मैटर होते हैं वो इमेजिनरी पार्टिकल्स के बने होते हैं जिसे हम लोग एटम कहते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें। अब आते हैं कि जब हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है या हमारे पास फिजिकल बिहेवियर पे, फिजिकल नेचर को देखते हुए हमारे पास 3 कैटेगरी होती है मैटर की। अब मैटर जो होते हैं 3 स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों हम लोग पढ़ेंगे कि ऑन द मैटर को जब हम क्लासिफाई करते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमको 3 स्टेट मिलता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। और इन सारी चीजों से हम अवगत हैं, पहले से हम सारी चीजें जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है। तो एक चीज यहाँ पे देखते हैं, एक एक को ब्रेक करके देखते हैं क्या होता है। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में जैसे कि मैं बोलूं कि मैं ये बुक ले लूं, अभी इसी पे सब चीज समझते हैं। मैंने बुक मान लिया, या ब्रिक्स ले लेते हैं, ईंट ले लेते हैं एक, ठीक है, या इसको ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं बुक यहाँ पे सॉलिड। तो जब इस सॉलिड की बात होगी तो इसके अंदर सबसे पहली चीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। इस सॉलिड के अंदर सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि हमने बोला कि जो हमारे मैटर होते हैं वो एटम से बने होते हैं। तो जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो हम मान लेते हैं ये एटम का कुछ अरेंजमेंट है, ये एटम का अरेंजमेंट है हमारे इस सॉलिड में। तो ये जो पहला वाला एटम इसके साथ ऐड, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रांग होती है। यानी कि सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। मैं चाहूं कि इसको मैं दोनों को लेके बाहर चला जाऊं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये टूट जाएगा लेकिन जल्दी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इनके बीच जो बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रांग है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रांग होता है। अब आप ये देखिए कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है यानी कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर गैप कम होगा, लेस इंटरमॉलिक्यूलर गैप, ठीक है। जब स्ट्रांग फोर्स होगा यानी कि वो एटम जो है इधर उधर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता भी नहीं है। अगर इस एटम की बात करेंगे तो ये अपने इस मीन पोजीशन से बस वाइब्रेट करता है इधर उधर। दे आर रिजिड, ये रिजिड होते हैं, रिजिड बॉडी। सॉलिड जो होती है वो रिजिड बॉडी होती है। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसका शेप और साइज जिसका शेप और साइज हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम बोले कि हमें इस बुक का शेप और साइज चेंज करना है तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। ये रिजिड बॉडी है जिसका शेप और साइज हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। ये सॉलिड के अंदर आता है। चौथा इनकम्प्रेसिबल। हमारी जो सॉलिड होती है वो इनकम्प्रेसिबल होती है। जैसे मैं बोलूँ कि इसको कंप्रेस करना है तो ये कंप्रेस नहीं होगा, मतलब ये कि ये सॉलिड है
और ये इनकम्प्रेसिबल है। ओके, इसका क्या होता है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी होता है। अब एक चीज कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप कम है, यानी कि इसके पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी। ये इसके पार्टिकल्स, इसके एटम फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, ये बस अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, टू अप फ्रो अप डाउन जो भी करें। तो ये सारी चीजें, अब जैसे हमें बोले कि आप कैसे पता करोगे कि ये सॉलिड है कि क्या है, तो हमें सॉलिड ऐसे पता चलेगा कि उसकी अंदर, उस मैटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, उस मैटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत कम होगा, वो मैटर रिजिड बॉडी होगा। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसका शेप और साइज आसानी से चेंज ना किया जा सके। अब इसका जो वो मैटर इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी कि हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और वो मैटर जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी हाई होगी। और सबसे पहले कि अगर मैटर की बात करेंगे तो मैटर के अंदर मास होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, और डेंसिटी, मास, वॉल्यूम और वो स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए, तभी वो मैटर है। अब बाकी हमारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लॉजिक पे जाना है, तब जाके वो सॉल्व होगा। मैटर अपनी डेफिनेशन छोड़ेगा नहीं। मैटर बोलता है कि अगर मुझे एग्जिस्ट करना है तो मुझे मास, वॉल्यूम और स्पेस चाहिए, अगर ये तीनों चीज वहां मिल रही हैं तभी वो मैटर है, वरना वो मैटर नहीं है। अब आते हैं लिक्विड पे। अब एक सेकेंड इसको हटा ही लेते हैं। आई थिंक सॉलिड क्लियर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, लेस इंटरमॉलिक्यूलर गैप होगा, रिजिड बॉडी होगी, इनकम्प्रेसिबल होगी, हाई डेंसिटी होगी, तो वो सॉलिड होगी। अब लिक्विड और गैस देखते हैं। यहाँ लिक्विड, यहाँ गैस देख लेते हैं, ठीक है। अब लिक्विड की जब बात होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा वीक होगा। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। सॉलिड के रिस्पेक्ट में लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। ये कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के रिस्पेक्ट में हमारी जो लिक्विड होती है वो कंप्रेसिबल होती है। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे हम बोले मैंने इसमें 200 ml वाटर ले लिया, ठीक है। अगर इसमें 200 ml है, हम इसको अगर बॉटल में डाल देंगे तो इसमें भी 200 ml ही रहेगा। अगर हम इसको टब में डाल देंगे तो इसमें भी 200 ml रहेगा। यानी कि जब मैं 200 ml ले के बात कर रहा हूँ तो मैं अगर उसका कंटेनर चेंज कर रहा हूँ तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। जब कंटेनर चेंज कर रहा हूँ तो उसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन उसका शेप चेंज हो जा रहा है। जैसे अगर मैं 200 ml इसमें रखूँगा तो इसका जो शेप होगा इसके जैसा होगा। अगर मैं 200 ml वाटर इसमें डालूंगा तो वो बोतल का शेप का हो जाएगा। 200 ml वाटर इसमें डालूंगा तो वो टब के शेप का हो जाएगा। मीन्स दैट कि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप चेंज हो सकता है। ओके, शेप साइज चेंज हो सकता है। तो वेरिएबल शेप एंड साइज। अब क्या क्या हो गया, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड, वॉल्यूम फिक्स होता है, वेरिएबल शेप साइज होता है, काइनेटिक एनर्जी या जो एनर्जी होती है, एनर्जी वाइब्रेशन एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि इसके पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से फ्रीली होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्रेशर वगैरह सब आ जाता है। अब गैस की बात करेंगे
तो इसके अंदर सबसे कम होता है मोस्ट वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। अब क्या होता है, ये कंप्रेसिबल होते हैं, इनका लो डेंसिटी होता है, इनके पास हाई प्रेशर होता है, लो डेंसिटी हाई प्रेशर। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें मैंने O2 गैस लिया है, ऑक्सीजन गैस मैंने इस कंटेनर में भर दिया है, ठीक है। इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी, ओके। मैंने इस कंटेनर में O2 गैस भर दिया है, ओके। अब ये जो हमारा गैस होगा कंप्रेसिबल कब हो सकता है, मैं बोलूं कि अगर मैं इसमें 16 ग्राम O2 गैस लेता हूं, 16 ग्राम O2 गैस लेता हूं और कंटेनर की साइज थोड़ी और छोटी कर देता हूं, तो यानी कि इस छोटे वाले कंटेनर में आपको 16 ग्राम O2 गैस भरना है तो भरना है। इसमें आप O2 गैस 16 ग्राम भरिए, इसमें आप O2 गैस 16 ग्राम भरिए, या आप सिर्फ चेंज कर दीजिए। तो क्या होगा कि जब वही 16 ग्राम इस वाले कंटेनर में जब जाएगा तो उसके बीच के गैप कुछ कम होंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के उन सारे मॉलिक्यूल्स को पास में लाएंगे, यानी कि ये कंप्रेसिबल होगा गैस यहाँ पे। और यहाँ पे अगर कंटेनर बड़ा है तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो फ्री है चारों तरफ मूव करने के लिए। तो अगर ज़्यादा ही स्पेस रहता है तो गैस मॉलिक्यूल पूरा जो वॉल्यूम दिया जाएगा वो सारा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कि वो फ्री होते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए। गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेसिबल होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर इस छोटे वाले को इसमें डालेंगे तो वो गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर दे, मतलब फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। इनकी डेंसिटी लो होती है, इनके पास हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर के लिए आप समझ सकते हो जो हमारा कुकर होता है उसका एग्जांपल समझ सकते हो। इतना प्रेशर होता है कि वो हमारे सीटी को ऊपर उठा देता है, गैस लीक आउट हो जाता है। तो आप इसको समझ सकते हो गैस मॉलिक्यूल को। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और मैटर कितने टाइप के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। अब मैंने बोला कि जो हमारी फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग सॉलिड लिक्विड गैस, हम इसी केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, और उससे कम होता है गैस में। यानी कि स्ट्रेंथ की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ की, सॉलिड लिक्विड गैस मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ। तो आप अपने टेक्स्ट बुक के थ्रू जा सकते हो, जो कि हमारी एनसीईआरटी होती है, और हमारा जो यहाँ टीचिंग पैटर्न है फुली एनसीईआरटी बेस्ड है, बट आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो इस कंसेप्ट के बेसिस पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।